फैसले लिए गए हैं। इन्हीं के तहत आज हमने सिरोही जिले में राजकीय महाविद्यालय कालंद्री का नामांकन संघवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालंद्री करने और सिरोही जिले के ही राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर का नामांकन मातृश्री पूरीबाई पूर्णमाजी माली टोरेसु राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर किया जाएगा, क्योंकि इससे इस निर्णय से दानदाताओं का सम्मान बढ़ाने के साथ साथ दानदाताओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसी तरह ऊर्जा उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन का प्रस्ताव भी अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस जैविक कंपनी में RUNL और SCCL की हिस्सेदारी क्रम से 26% और 76% रहेगी। इसमें खदान स्थल 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। RUNL की शेयर होल्डिंग के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था RUNL के सोलर पार्क की परिसंपत्तियों का उपयोग करके ही की जाएगी। मैं आपसे करना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें दो बड़े निर्णय हुए, उसके बारे में मैं आपको और राजस्थान की जनता को सूचित करूंगा। ये दोनों निर्णय हमारे युवाओं के लिए, राजस्थान के लिए और प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, दुनिया की जो वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी का वर्धन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफिक भौगोलिक लोकेशन है, राजस्थान के अंदर जिस तरह से जमीन की कीमत बाकी राज्यों से कम है, राजस्थान में युवा शिक्षित भी हैं, मेहनती भी हैं और टेक्नोलॉजी से युक्त भी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान में एक शानदार आर्थिक माहौल बनाने के लिए राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी 2025 को आज अनुमोदन कर दिया गया है। GCC, आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रिसर्च करने के लिए, डेटा को संग्रहण करने के लिए, डेटा को इस्तेमाल करने के लिए, हाईटेक ट्रेनिंग करने के लिए और इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए कैसे व्यापार बढ़ाया जा सकता है, उसको करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पे निर्भर रहती है। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के अंदर हजारों लोग काम करते हैं। इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और मैन पावर यानी स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको बहुत आकर्षित बनाया है। उसमें अनेकों इनको लाभ मिलेंगे, जैसे कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जमीन के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बिजली की जो खपत होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं उसके ऊपर बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिलेगी, लैंड कन्वर्जन करने के लिए सब्सिडी मिलेगी और 2000 से ज़्यादा जो हमारे युवाओं को रोजगार देगा उनको एक खास तौर से अलग सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस दिशा में चलते हुए कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बने और हमारे नौजवानों को काम करने के लिए सबको कोई ना कोई स्थान मिले, 2030 तक हम 200 GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर राजस्थान में बनाने का लक्ष्य लेकर, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और भारत के अंदर जो GCC का $100 अरब का जो मार्केट है उसके अंदर राजस्थान अपनी बड़ी भूमिका निभा सके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा निर्णय
ये भी राजस्थान के प्रवासी राजस्थानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें आज डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया गया राजस्थान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग। अब प्रवासी राजस्थानी चाहे दूसरे राज्यों में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उनका ऑफिशियली राजस्थान के साथ एक कनेक्शन हो जाएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें उनकी समस्या या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और उद्योग से संबंधित जो भी उनकी शंका होगी या भाव होगा, मन होगा, उसको आगे बढ़ाने का एक मंच हो जाएगा। ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं राजस्थान के, उनको भी इसी माध्यम से अब ग्लोबल मंच मिलेगा, क्योंकि प्रवासी राजस्थानी हर देश के अंदर है। अक्सर राजस्थानी जो बाहर रहते हैं, खासतौर से दूसरे देश में रहते हैं, उनके परिवार में जब कोई समस्या होती है तो उनको समझ नहीं आता किसको फोन करा जाए। अब एक ऑफिशियल तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हर जिले के अंदर अधिकारी तैनात होंगे जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग हुआ, सर्विसेज हुए, इन सब के अंदर अगर वो अपना पूंजी निवेश करना चाहेंगे तो उनके लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो उद्योग में है वो तो है ही, बट उसके साथ साथ ये जो मंच होगा, ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये अलग से डिपार्टमेंट होगा, ये पूरी तरह से उनकी काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। तो आज दो महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन एक ही विजन, वो है हमारे युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, हमारे प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ना और राजस्थान की एक ग्लोबल इमेज बनाना, चाहे वो जीसीसी से बने या हमारे प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से बने। अब मैं योगाराम जी से आग्रह करता हूं कि कैबिनेट के अन्य निर्णय वो आप तक सूचित करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी मंत्री, और जिनके नेतृत्व में राजस्थान ने एक बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन और खेल के क्षेत्र में अचीवमेंट प्राप्त किया है। ऐसे ही हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब ने भी आपके समक्ष रखा। एक विषय जो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम प्रदेश में अक्षय ऊर्जा में देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर अग्रसर है, और इसमें सबसे उपयुक्त वातावरण, स्थान और परिस्थिति हमारे पास उपलब्ध है वो राजस्थान में सौर ऊर्जा में। हम निरंतर सौर ऊर्जा में जो भी प्रतिष्ठान आ रहे हैं, लैंड अलॉटमेंट में उनकी पूरी सुविधा दे रही हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो निर्धारित अवधि के अंदर अपना प्रतिष्ठान स्थापित करें और अपना बिजली उत्पादन प्रारंभ करें। और इसके लिए आज दो कंपनियों को, एक तो कणीसर है पूगल तहसील में, उसमें 161.45 हेक्टेयर भूमि, और एक रावतबाटा की तहसील में खरनाई गांव है, उसमें 356.25 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की परमिशन दी है, जो हमारी शर्तों पर है। भूमि आवंटन निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ करे, लीज है, पेड़ कटाई का विषय है, इन सब के आधार पर। और एक हमारा बिजली उत्पादन जो हो रहा है उसका पावर ग्रिड स्टेशन बनना भी जरूरी है, अन्यथा हमारे पास उसको कैपेसिटी कैसे होगी। और उसके लिए बाड़मेर में ट्रांसमिशन लिमिटेड को 356 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए बाड़मेर जिले में खोकर एक ग्राम है, खोकर ग्राम में 70 हेक्टेयर भूमि ये पावर ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए अलॉटमेंट की स्वीकृति आज हमारी कैबिनेट ने दी है। इन निर्णयों से सौर ऊर्जा उत्पादन में क्षमता में वृद्धि होगी, राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादित विद्युत ट्रांसमिशन का नेटवर्क विकसित होगा और साथ ही साथ आम जन को सुगम बिजली उत्पादित की जाए, किसानों को दिन में बिजली दी जाए, उद्योगों को आवश्यकता अनुसार बिजली दी जाए, डोमेस्टिक जितने बिजली की आवश्यकता है निरंतर बिना व्यवधान के
24 घंटे मिले, इसी और राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जिस मिशन को हाथ में लिया था उसको हम ठेठ अंतिम चरण तक ले आए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब इस प्रेस वार्ता में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब बंधुओं का कोई प्रश्न हो, हम सब आज 2 अमावस्या, आदि कल हुई आदि आप हुई, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाली सर्दी है, धीरे धीरे बंद होकर के जयपुर से होती हुई राजस्थान में फैल रही, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। सवाल मेरा ये है, कैबिनेट से संबंधित सवाल हो गई। हाँ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि अभी आप लोगों ने मीटिंग में लिए कि 2028 में ही आप लोग की सरकार की सत्ता की सरकार जा रही है और 2030 तक की रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो कौन से निर्णय लेके आप लोग 2030 अपने 2030 तक के दिखा रहे हैं? ये तो बड़ी सूझबूझ वाली बात है कि हम आगे तक का सोच के आगे चलें। ये तो आकलन है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। सर, राजस्थानी फाउंडेशन भी क्या नए विभाग के तहत काम करेगा या अलग से करता रहेगा राजस्थान फाउंडेशन? राजस्थान फाउंडेशन के नीचे अभी जो प्रवासी राजस्थानी विभाग है वो काम करेगा और अभी इसका निर्णय हो जाएगा कि क्या बिल्कुल ही अलग काम करेगा या उद्योग के नीचे काम करेगा। सर एक्सक्यूज, इसके और डिटेल में निर्णय आ जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर अधिकृत अधिकारी होंगे जिनकी जिम्मेदारी ही यही होगी। सर जीसीसी का जो आप बता रहे थे, जीसीसी, हाँ जीसीसी में, तो इसमें कैसी कंपनी आएंगी, कितना रोजगार मिलेगा राजस्थान के युवाओं को? क्योंकि बहुत सारे रोजगार की प्रॉब्लम है राजस्थान में, कई दूरगामी क्षेत्रों में। देखिए, जब हमारा टारगेट अभी हमने जो पॉलिसी अनाउंस करी है जिसके अंदर एक तरह से बड़ी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी है दूसरे राज्यों के कंपैरिजन के अंदर, तो निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनीज होंगी जो यहाँ पर अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लगाना चाहें। और आपका मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जो जीसीसीज हैं वो ज़्यादातर इंडिया में है, क्योंकि आईटी संबंधित जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो संसाधन है, वो हिंदुस्तान में है ज़्यादा और कीमत कम है बाकी राष्ट्रों से के मुकाबले में। तो हिंदुस्तान वैसे भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए मैंने कहा कि 100 अरब डॉलर का ये मार्केट है। उसमें राजस्थान अब आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जयपुर डायरेक्ट एयरपोर्ट है, यहाँ की लैंड की कीमत कम है, दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैन पावर यहाँ ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है, तो ये सब आकर्षण के केंद्र रहेंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे जीसीसी बनते जाएंगे और कम कीमत कम लागत पे बनेंगे, उसके अंदर उनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी राजस्थान सरकार कवर कर रही है, उनकी सैलरी के ऊपर भी हम सब्सिडी दे रहे हैं 3 साल तक। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। निश्चित रूप से कंपनी आएंगी और आएंगी, फिर उससे अपने आप रोजगार बढ़ता जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, सर इधर, सर मेरा सवाल है कि अब तक प्रवासी राजस्थानी एक जनरल टर्म था, लेकिन अब आप उसे विभाग के रूप में जानने जा रहे हैं, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उसके बाद बाहर चले गए, कई दूसरे प्रदेशों के लोग राजस्थान आके कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, तो प्रवासी राजस्थानी की डेफिनेशन क्या होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। प्रवासी राजस्थानी फाउंडेशन तो कई बरसों से काम कर रही है, लेकिन उसके अंदर अधिकारी बहुत कम है और अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसीलिए अब इसके अंदर अधिकारी बढ़ा दिए जाएंगे। अब परिभाषित तो बेसिकली है जो वाकई में बाहर रह रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप अपने क्षेत्र और प्रदेश की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज राजस्थान।